सो हेलो टू एवरीवन। सो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरा नाम सुशांत शर्मा और वेलकम टू आशान। इस प्लेटफॉर्म पर आपको हर कंसेप्ट बहुत आसानी से आपको सिखाया जाएगा। करेक्ट। आज की क्लासेस काइनेमेटिक्स के ऊपर है और हम एक नया जर्नी, नई एक दौड़ शुरू करने वाले हैं। बिफोर दैट हम कुछ बात करते हैं। वो बात क्या है? देखिए, अभी आप एक बहुत बड़ा फेज, क्लास 10th जैसी एक क्लास पास करके आए हैं और इवन एंटर करने जा रहे हैं एक नए वर्ल्ड में, जिसमें कि आपको एक बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव तरीके से डील करना पड़ेगा हर सब्जेक्ट को और हर फेज को। सो इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको एक चीज़ और डील करनी है। वो क्या है? आपने अभी तक जितनी भी प्रोकास्टिनेशन करी सबको एक साइड रख दीजिए। अगर आप कुछ इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो सारी अपनी गंदी आदतें, सारी अपनी बुरी आदतें सबको एक साइड कर दीजिए। इवन वो काम को टालना हो, मौज करना हो, या कोई भी ऐसा काम हो जो आपको आपके गोल की तरफ जाने से आपको रोक रही है। हमारे पास सबके साथ फोन्स हैं जो कि हमारा सबसे एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन है इन दिस टाइम, एट दैट प्रेजेंट टाइम, जिसको हमको निगलेक्ट करना है, जिसको हमको अवॉइड करना है। ऐसी बात नहीं है कि फ़ोन बिल्कुल ही उठा करके रख देना, बिकॉज अगर बिल्कुल ही उठा करके रख दोगे तो आपका रिसोर्स खत्म हो जाएगा। उसको यूज़ कीजिए एक बहुत ही इफेक्टिव मैनर में, एक बहुत ही बेनिफिशियल मैनर में। अगर इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का यूज़ करेंगे देन इट विल बी अ बेनिफिशियल फॉर यू। सो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स। क्लास 10th के बाद पहला चैप्टर है क्लास 11th का और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो इस चैप्टर में हमको क्या क्या फेनोमेना पढ़ने हैं, इसमें हम आपको बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन एंड डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस भी हम इसमें सॉल्व करते करते जाएंगे। करेक्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, काइनेमेटिक्स, इसमें आपको सबसे पहले एक बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट देखते हैं रेस्ट का। ठीक है ना? रेस्ट क्या है? मैं अगर इस तरीके से मोशन में अपनी में खड़ा हो जाऊं, करेक्ट, मतलब एक कंडीशन में खड़ा हो जाऊं इस तरीके से, आप देख पा रहे हो टाइम गुजर रहा है, टाइम जा रहा है, लेकिन हमें अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। सो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो उस कंडीशन को हम रेस्ट की कंडीशन बोलेंगे। करेक्ट। डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन मतलब कि वो किस जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है, वो किस जगह पर खड़ा हुआ है, वो किस जगह पर स्टेबिलिटी, मतलब किस जगह पर वो एट प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं उसकी पोजीशन। डज नॉट चेंज एज टाइम पासिस, जैसे जैसे समय गुजर रहा है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। डज नॉट चेंज एज टाइम पासिस, देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। तो वो उस कंडीशन में, रेस्ट की कंडीशन में होगा। करेक्ट। इफ द पोजीशन चेंजेस एज टाइम पासिस, बट अगर मैं टाइम के गुजरने के साथ साथ इधर से उधर, फिर उधर से इधर मूव कर रहा हूं तो इट मीन्स मेरी एक और कंडीशन होगी, जिस कंडीशन को हम बोलेंगे आपकी मोशन वाली कंडीशन। इफ पोजीशन चेंजेस एज टाइम पासिस, अगर टाइम के गुजरने के साथ साथ आपकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। उसका मतलब वो ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है। करेक्ट। तो देखिए, इसमें हमारे दो फेनोमेना थे या फिर दो कंसेप्ट थे। पहला था आपका रेस्ट एंड सेकंड वन इज द मोशन। सो हमने दोनों ही को अच्छी तरीके से समझ लिया है कि मोशन क्या है। टाइम के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को वेरी कर रहा है इट मीन्स वो मोशन में है, और अगर वेरी नहीं कर रहा विद द टाइम पासेस इट मीन्स वो आपका रेस्ट में है। करेक्ट। आगे चलते हैं। रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव। रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव कहने का मतलब समझिए, अगर मैं रेस्ट की बात करता हूं, अगर मैं रेस्ट की बात करता हूं या मोशन की बात करता हूं, ये दोनों ही रिलेटिविटी में चलेंगे। इट मीन्स अगर मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, अगर बी आपका रेस्ट में है, बी आपका रेस्ट में, सॉरी बी आपका मोशन में है, बी आपका मोशन में, तो इट मीन्स इसको मैं इस पॉइंट से स्टेबल, इस पॉइंट से डिनोट कर पा रहा हूं कि आपका बी मोशन में और ए रेस्ट में। इट मीन्स इसका मोशन चेक करने के लिए मैंने
इसको अपना रेफरेंस बनाया, जो कि अगला पॉइंट है। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए वी हैव टू चूज सम सूटेबल रेफरेंस पॉइंट। तो हमको एक रेफरेंस पॉइंट चुनना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन, ये अगला पॉइंट है। लाइक अब तो देखिए मैं आपको एक सिंपल मैनर में बताऊं तो मैं अगर आपसे कहूं कि लाइक ये एक मार्कर है, करेक्ट, और एक अनदर चीज लाइक इस ऑब्जेक्ट को मैं ले लेता हूं, या फिर मैं किसी भी चीज को लेता हूं, लाइक मैं आपसे बात करता हूं ए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बी की, करेक्ट। अगर मुझे बी की पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी तो मैं किस तरीके से डिफाइन करूंगा? मैं डिफाइन करूंगा ए की तरीके से, ए के साथ, कि ए अगर रेस्ट में है और बी अगर मोशन में है, इट मीन्स कहीं ना कहीं बी की पोजीशन को मैंने किसके साथ, इसके साथ रिलेटिव किया, इसके साथ रिलेट किया, करेक्ट। अगर मैंने बी की पोजीशन को मैं इसके साथ रिलेट नहीं करता तो क्या मैं बी को बता पाता कि वो मोशन में है? नहीं बता पाता। इट मीन्स रेस्ट एंड मोशंस आर एन रिलेटिव। अगला पॉइंट देखते हैं। ये तो बात हो गई आपकी नहीं प्रैक्टिकली, हम प्रैक्टिकली किस तरीके से इसको देखेंगे वो बात हो गई। अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट क्या है? टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए वी हैव टू चूज ए रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। अब समझिए, मैंने कहा ये लाइक दिस पॉइंट, ठीक है ना। अब अगर मैं किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना है या डिफाइन करना है या डिस्क्राइब करना है कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो मैं करूंगा क्या कि मैं इसको एक ओरिजिन मान लूंगा, इसको एक रेफरेंस पॉइंट मान लूंगा। अब मैंने कहा ऑब्जेक्ट ए अभी यहां था, करेक्ट, टाइम जा रहा है, टाइम पास कर रहा है धीरे धीरे, बट ऑब्जेक्ट ए की पोजीशन यही है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मतलब इसकी मोशन को, इसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने इसको क्या मान लिया? अपना रेफरेंस पॉइंट। इट मींस यहां पर जो ओरिजिन होगा, ओरिजिन होगा आपका रेफरेंस पॉइंट। इट मींस रेफरेंस पॉइंट। तो ओरिजिन यहां पर आपका रेफरेंस पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा या फिर डिनोट करेगा, बिहेव करेगा। तो 0 इज द ओरिजिन पॉइंट, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन इज द रेफरेंस पॉइंट, करेक्ट। अब आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। अभी तो ये हमने बात करी थी रेस्ट की कंडीशन की। इसने क्या किया? थोड़े टाइम के बाद अपनी पोजीशन को कर लिया बी पर, करेक्ट, और बी से कर लिया सी पर, करेक्ट। तो यहां से जब इसको देखेंगे फिर इसको देखेंगे, तो इट मींस जैसे जैसे टाइम ने वेरी किया, इस ऑब्जेक्ट ने यहां से अपनी पोजीशन को इधर चेंज कर लिया और इधर से इधर चेंज कर लिया, करेक्ट। अब देखिए इस पॉइंट की डिस्टेंस ये इतनी थी ओरिजिन से, जैसे ही इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया तो ये डिस्टेंस बढ़ गई, करेक्ट। इट मींस जो ओरिजिन था वो रेफरेंस की तरह बिहेव कर रहा था। तो यहां पर ऑब्जेक्ट ए की जैसे ही पोजीशन चेंज हुई, द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड दैट पॉइंट इंक्रीज कर गई, करेक्ट। और जैसे ही वो बी से सी पर गई, बी से गई सी पर, बी से सी पर, तो यहां पर भी क्या किया? डिस्टेंस को एक इंक्रीमेंट मिला, करेक्ट, एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मिल गया। तो यहां पर जो आपका ओरिजिन है वो उसने कैसे बिहेव किया? रेफरेंस पॉइंट के लिए। क्यों? किसके लिए? एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जिसका मोशन हमको आइडेंटिफाई करना था, जिसका मोशन हमको डिस्क्राइब करना था कि वो मोशन में, या फिर जिसकी पोजीशन हमको डिस्क्राइब करनी थी, उसके लिए यहां पर ओरिजिन ने आपका रेफरेंस पॉइंट की तरह बिहेव किया, करेक्ट। तो ये आई थिंक ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं अच्छी तरीके से। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, वो है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। 9th में आपने समझ के आए होंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है। यहाँ पर मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज एंड सम वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, वो आपके नोट्स करने हैं, वो आपको नोट करने हैं, सॉरी। देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर हम 9th के तरीके से देखें तो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या है? एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट तक एक एक्चुअल पाथ कितना कवर किया गया है जाने के लिए, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं, करेक्ट। अब डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? डिस्प्लेस हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, करेक्ट। उसकी तरफ चलते हैं। अब हम देखते हैं, पहले डेफिनेशन समझते हैं इसकी।
द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। इट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इसका मतलब उसने कोई ना कोई पाथ कवर करना है। इट मीन्स उस पाथ का कोई ना कोई लेंथ होगा, तो उस लेंथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं। करेक्ट। थोड़ा एग्जांपल से देखता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। देखिए एग्जांपल क्या होगा। इट मीन्स मैंने कहा आपसे एक ऑब्जेक्ट ए है, करेक्ट। इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज करके बी पे पहुंच गया, करेक्ट। अब बी से चेंज करके ये सी पर पहुंच गया, करेक्ट। सी से चेंज करके ये डी पर पहुंच गया, करेक्ट करेक्ट। तो यहां पर इस पाथ ने, मान के चलिए ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया, करेक्ट। मैंने इसको एक रेफरेंस मान लिया। ओ अब देखिए पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया और डी पर आकर वो रेस्ट में पहुंच गया। यहां पर भी वो किस में था, रेस्ट में। मतलब इस पूरे पाथ के दौरान उसने मोशन किया, करेक्ट। अब देखिए पहले उसने मोशन किया इस तरीके से, फिर उसने मोशन किया इस तरीके से, फिर उसने मोशन किया इस तरीके से, करेक्ट। अब जब इसने ए से पोजीशन को बी पर चेंज किया, ए से पोजीशन को बी पर चेंज किया, इट मींस इसने कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर ली। तो ए से लेकर बी तक की एक लेंथ होगी, उसको हमने बोल दिया L1, करेक्ट। बी से लेकर सी तक जब मूव किया तो फिर कोई ना कोई डिस्टेंस होगी, तो उस डिस्टेंस को हमने बोल दिया बी सी इक्वल्स टू L2। ये लेंथ का दूसरा पार्ट होगी जो उसने कवर कर लिया। अब हम चलते हैं इस पर, तो ये हो जाएगा आपका सी डी इक्वल्स टू L3। अब जब हम इन तीनों लेंथ को आपस में ऐड कर देंगे तो इट मीन्स हमको क्या मिल जाएगा, अपना डिस्टेंस। तो यहां पर मैं आप दिखाता हूं डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, करेक्ट। ए बी इज L1, बी सी इज L2 एंड सी डी इज L3। तो इट मीन्स ये जो एक्चुअल पाथ था एक ऑब्जेक्ट का फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, मतलब कि ए से लेकर के डी तक फाइनल पोजीशन तक, एक एक्चुअल पाथ उसने कितना पाथ कवर किया उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, वो सॉरी डिस्टेंस, करेक्ट। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अभी हमारा ये एक पॉइंट रहता जा रहा है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, द डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसको मैं आगे भी बताता हूं, फिलहाल आप ये समझिए डिस्प्लेसमेंट क्या है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटा डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन, मतलब कि इनिशियल पोजीशन से एंड द फाइनल पोजीशन, और उसके फाइनल पोजीशन तक ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के। और इसमें एक और लाइन आई है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको भी आगे बताते हैं, फिलहाल ये समझिए। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि ये वाला तो हमारा हो गया एक्चुअल पाथ, मतलब कि इधर से इधर से इधर से, करेक्ट। अब ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही होगी जिसमें उसकी स्ट्रेट लाइन आ जाए, करेक्ट। उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। अब देखिए इसको मैं थोड़ा एक और एग्जांपल से समझाता हूं, तभी आपके और क्लियर हो जाएगा। करेक्ट। मैंने कहा आपसे लाइक मैं यहां पर हूं, करेक्ट। ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, मान के चलिए ये एक प्लेस है, ये है आपका होम, घर, करेक्ट। और ये है आपका स्कूल, करेक्ट। आपका घर से लेकर के स्कूल, करेक्ट। मैंने आपसे कहा आप घर के स्कूल के लिए निकलते हो, आपने क्या किया, आपने गेट से निकले, यहां से बस पकड़ी, बस से आप इस तरीके से घूमे, यहां जा करके स्टॉप लिया, यहां से दूसरा बच्चा पिक किया, कि करने के बाद आप यूं करके आए, फिर यहां से आपने एक तीसरा बच्चा पिक किया,
फिर यूं करके यूं गए, फिर यहाँ से आपने एक फोर्थ वन पिक किया, करेक्ट, फिर यूं करके आप स्कूल पहुंच गए, करेक्ट। मतलब कि आपने पूरे डिस्टेंस में एक 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 बच्चा आपने यहाँ से पिक किया, 2, 3 और 4, मतलब कि आपने टोटल 4 चिल्ड्रंस को या 4 चाइल्ड्स को आपने पूरी ड्यूरेशन में आपने अपनी बस में चढ़ाया, करेक्ट, स्कूल ले जाने के लिए। अब देखिए पॉइंट, घर से आप निकले, आपने कुछ डिस्टेंस कवर्ड की, इसको मैंने बोला x, करेक्ट। पहले स्टॉप पे पहुंचे, फिर दूसरे स्टॉप तक जो डिस्टेंस कवर है उसको मैंने बोला y, करेक्ट। दूसरे से जैसे तीसरे स्टॉप पे पहुंचे उस डिस्टेंस को मैंने बोला z। तीसरे से जैसे चौथे पर पहुंचे, मतलब थर्ड से जैसे ही फोर्थ पोजीशन पर हम पहुंचे, फोर्थ स्टॉप पे हम पहुंचे, तो वो हमारा हो गया मान के चलिए n, करेक्ट। फिर फोर्थ से जैसे ही आप स्कूल पहुंचोगे, जैसे ही आपने चौथे बच्चे को आपने अपनी बस में चढ़ाया और जैसे ही आप स्कूल पहुंचे, तो उस डिस्टेंस को मैंने बोल दिया यहाँ पर m, करेक्ट। अगर गाड़ी के मीटर में मैं देखूं, लाइक बस के मीटर में मैं देखता हूं कितना रीडिंग आई, करेक्ट, तो वो रीडिंग कितनी होगी, यहां से लेकर के एक डिस्टेंस x, मतलब फ्रॉम पहले बच्चे को जहां से हमने उठाया, जहां से हमने बस में बिठाया, वहां से लेकर के स्कूल तक कितनी रीडिंग, कितना डिस्टेंस हमने कवर किया, हमको वो कैलकुलेट करना है। तो उसके मीटर में x प्लस ये वाली डिस्टेंस मतलब कि y, फिर ये वाली डिस्टेंस मतलब कि z, फिर ये वाली डिस्टेंस मतलब कि n, उसके बाद फोर्थ स्टॉप से लेकर के फाइनल पोजीशन तक, मतलब कि स्कूल तक आपकी जो डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे हम n। तो जो बस का मीटर दिखाएगा जो रीडिंग, वो आपको दिखाएगा आपकी डिस्टेंस, करेक्ट। वो आपको क्या दिखाएगा, आपकी डिस्टेंस दिखाएगा, नॉट द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अभी हम अगला केस देखते हैं। वो आपको क्या दिखाएगा, डिस्टेंस। अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब देखिए मैंने आपको बोला था शॉर्टेस्ट पाथ या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। इट मींस द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब सबसे ज्यादा छोटी डिस्टेंस और सबसे ज्यादा छोटा पाथ आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो मैं आपसे पूछता हूं, घर से लेकर स्कूल तक सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा। इवन अगर किसी स्कूल का ड्राइवर होगा तो अपना पेट्रोल बचाने के लिए सबसे छोटे रास्ते से जाएगा, करेक्ट। तो देखता हूं मैं सबसे छोटा पाथ होगा ना, वो होगा ये, करेक्ट। बट वो ड्राइवर इस पाथ पे जा नहीं सकता बिकॉज उसके रास्ते में बहुत सी मतलब बहुत सारे रुकावटें आएंगी, लाइक इतने बीच में किसी का घर भी हो सकता है, इवन व्हाटएवर, और उसको बहुत सारे बच्चों को पिक भी करना है, इसलिए इस वजह से वो इस पाथ से गया। मतलब एक्स वाई जेड और एम और एन को उसने कवर किया बिकॉज उसको काफी बच्चों को अपनी बस में बैठाना था और स्कूल तक जाना था, करेक्ट। बट पॉइंट ए से लेकर स्कूल तक अगर हम सारे ऑब्स्टिकल्स को हटा दें, सारी रुकावटों को हटा दें, सारे घरों को हटा दें, तो हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो ये होगा। और इस डिस्टेंस को मैं बोलता हूं आपका, मान के चलिए एक्स नॉट, करेक्ट। मैंने इसको बोला एक्स नॉट। तो द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, जो होम होगा वो आपका बिहेव करेगा इनिशियल पोजीशन को, इनिशियल पोजीशन, और द स्कूल इज बिहेविंग लाइक फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक जो डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। मतलब कि जो एक्चुअली में पाथ कवर्ड किया है एक डिस्टेंस ने, इस पूरे पाथ को हम बोलेंगे, जो एक्चुअल पाथ उसने कवर्ड किया है पूरे ऑब्जेक्ट ने या पूरी बस ने, उसको हम बोलेंगे आपका डिस्टेंस। मतलब कि इन सिंपल वर्ड्स, द सबसे छोटा पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन इज द displacement, and the actual path between the initial position and the final position is known as the distance, correct। अब हम थोड़ा सा एक अगली डेफिनेशन पर चलते हैं, बट बिफोर दैट हमको एक, हमारे 2 पॉइंट्स रह रहे हैं यहाँ पर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वो और आपको समझा दूं मैं, देखिए इसी से समझाता हूँ, इसी एग्जाम्पल से, करेक्ट। चलते हैं आगे की तरफ थोड़ा। देखिए वो क्या है, मैंने आपसे कहा एक क्वांटिटी है स्केलर, एक क्वांटिटी है वेक्टर, ठीक है।
अभी आप 11th में हैं तो आपको अभी तो ये सारे कंसेप्ट नहीं समझ में आए, मतलब नहीं पता होंगे, नहीं आपने पढ़े होंगे, बट आगे आपको ये पढ़ने को मिलेंगे, वेक्टर और स्केलर दोनों। करेक्ट। अब हम चलते हैं, देखिए स्केलर की तरफ। स्केलर क्या है? हम क्वांटिटी की बात करें, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कहीं ना कहीं से मेजर की गई होगी। करेक्ट, कहीं ना कहीं से मेजर की गई होगी, मतलब मेजर करने पर उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो रही होगी। करेक्ट, तो उस वैल्यू को हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। मतलब कि स्केलर अगर एक क्वांटिटी है तो उसको मेजर किया गया है, और मेजर किया गया है तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। करेक्ट, तो मतलब कि स्केलर क्या है? स्केलर के पास मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं है, मैग्नीट्यूड केवल एक वैल्यू को बोलते हैं। मान के चलिए मैंने आपसे कहा 10 मीटर, तो ये भी एक मैग्नीट्यूड हो गया। करेक्ट, मैंने आपसे कहा इवन वॉट एवर, अगर कुछ भी मेजर हुआ और उसकी कोई ना कोई वैल्यू है तो वो आपकी मैग्नीट्यूड में आ गई। सेम विद दिस, इसके पास भी मैग्नीट्यूड है। अच्छा भैया ये बताइए कि इसके पास भी मैग्नीट्यूड है, इसके पास भी मैग्नीट्यूड है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्केलर एंड द वेक्टर? अगर दोनों के पास द सेम थिंग है, सेम चीजें हैं, सेम क्वांटिटीज हैं, सेम द वेरिएंट विच आई यूज्ड टू टेल यू द मैग्नीट्यूड है उनके बीच में, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? उनके बीच में क्या डिफरेंस है? उनके बीच में जो डिफरेंस है वो इस केस में और इवन किसी भी केस में अगर स्केलर और वेक्टर की बात होती है तो वो है आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन। अब सर इसमें डायरेक्शन की कहां से बात आ गई? देखिए इसमें डायरेक्शन नहीं है और इसमें डायरेक्शन है, इसमें मैग्नीट्यूड है और इसमें भी मैग्नीट्यूड है। इट मींस जहां पर आपकी मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन होगी वहां पर आपका वेक्टर होगा वो क्वांटिटी, और जिस क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड होगी डायरेक्शन नहीं होगी उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। अब इनमें से कौन सी स्केलर और कौन सी वेक्टर है वो आपके सामने लिखा है, डायरेक्शन, डिस्टेंस। अगर मैं इसकी बात करूं एग्जाम्पल की तो डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी, बट हाउ कैन वी प्रूव दैट? हम उसको कैसे प्रूव करेंगे कि वो एक डिस्टेंस, वो एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। वो कैसे? देखिए मैंने इसको स्केल से समझ में आ रहा होगा, स्केलर से। स्केलर में जो आगे के 4 वर्ड हैं वो आपको डिफाइन सीधा सीधा कर रहे होंगे, स्केल। और स्केल का मतलब वो नहीं है जो आपके पास होता है लाइन वगैरह खींचने के लिए, इस स्केल का मतलब है मेजरमेंट। आपने किसी भी चीज को मेजर करने के लिए स्केल की जरूरत होती है, उसी को हम बोलते हैं स्केल। करेक्ट, मतलब कोई ना कोई एक रेफरेंस चीज चाहिए उसको मेजर करने के लिए। आपने कहा मुझको 1 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर कोई चीज मेजर करनी है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई रेफरेंस की जरूरत है, तो उसको हम बोलेंगे स्केल। करेक्ट, आपको 1 लीटर दूध वगैरह कोई भी चीज मेजर करना है तो इट मीन उसके लिए भी तो एक स्केल ही चाहिए आपको मेजर करने के लिए, तो उसी को हम बोलते हैं स्केल। मतलब किसी भी चीज को अगर हमको मेजर करना है तो उसके लिए हमको एक स्केल की जरूरत पड़ेगी। तो इट मीन इसी के सामने समझ में आ रहा होगा आपको स्केल क्या है। स्केलर मतलब कि इसको मैं मेजर कर सकता हूं केवल। करेक्ट, इट मींस मैं जिस चीज को केवल मेजर कर सकता हूं उसकी कोई डायरेक्शन, डिस्टेंस की वो डायरेक्शन है। मैंने आपसे कहा कि मेरे घर से लेकर मेरे कॉलेज तक या मेरे स्कूल तक डिस्टेंस है 25 किलोमीटर, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन इन दिस? इसमें कोई डायरेक्शन का मीनिंग ही नहीं है, ये केवल एक मेजर्ड वैल्यू ही तो है मेरे पास। मैंने आपसे कहा कि मेरे घर से या फिर एट दैट किसी भी पॉइंट पर कोई डायरेक्शन, कोई भी एक पोजीशन है जहां से मेरे घर से लेकर के उस पोजीशन तक एक डिस्टेंस है, इवन वो 25 किलोमीटर्स हो, 50 किलोमीटर्स हो, तो इसमें डायरेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब इन द सिंपल वर्ड्स ये है कि जिस चीज में केवल एक मैग्नीट्यूड, केवल एक वैल्यू दिखाई जाए और उसमें कोई भी डायरेक्शन का रोल नहीं हो उसको हम बोलेंगे स्केलर। बट व्हेन आई टॉक अबाउट द वेक्टर, मतलब जैसे ही हम वेक्टर की बात करते हैं उसमें आ जाते हैं हमारी डिस्प्लेसमेंट, वो इसमें आ जाती है हमारी डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे? मैंने कहा हम आपसे स्पीड की बात करते हैं। करेक्ट, स्पीड इसका एग्जांपल में आ जाता है, स्पीड इज द एग्जांपल ऑफ दिस। करेक्ट, स्पीड एंड द डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट, मैंने आपसे कहा ये मेरा एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, लाइक ए से मैंने इसको डिफाइन किया है, तो इट मींस ए से लेकर के इस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? x नॉट। तो व्हेन आई टॉक अबाउट डायरेक्शन विद द मैग्नीट्यूड, तो उसका मतलब मैं आपसे वेक्टर क्वांटिटी की ही बात कर रहा हूं। मतलब जहां पर आपकी डायरेक्शन आ गई
वहां पर आपका वेक्टर आ गया। इवन वो स्पीड हो, डिस्प्लेसमेंट को देखो, सबसे पहली बात समझिए, अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट के तौर पे दिखाता तो इट मीन्स ये इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट किया क्या है, इट मीन्स ए ऑब्जेक्ट ने पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ इस डायरेक्शन में क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट किया है। करेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, वेक्टर का मतलब जिसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हो उसको हम बोलते हैं आपका वेक्टर, और जिसके साथ केवल मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन का केस नहीं हो, उसको हम बोलेंगे स्केलर। तो ये पॉइंट आपको ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अगले पर चलते हैं। देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कैन नेवर बी जीरो और कैन नेवर बी नेगेटिव। इट मींस आपके द्वारा तय की गई कोई भी दूरी या कोई भी डिस्टेंस, कोई भी दूरी कभी भी जीरो और कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। करेक्ट। ये चीज तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसको भी मैं इरेज करता हूं। करेक्ट। विद द सेम एग्जांपल हम देखते हैं। मैं आपसे बोलता हूं आपकी डिस्टेंस क्या है, फिर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, लाइक एक सर्कल का एग्जांपल लेता हूं, एक सर्कुलर पाथ का, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। करेक्ट। मैंने आपसे कहा पोजीशन, एक ऑब्जेक्ट ने पोजीशन ए से स्टार्ट किया एंड थोड़ी देर बाद वो दोबारा पोजीशन ए पर आ गया। करेक्ट। पोजीशन ए से स्टार्ट किया एंड देन आफ्टर सम टाइम वो फिर से उसी पोजीशन पे आ जाता है। लाइक मैं एक एग्जांपल की तरफ अगर ले चलूं तो मैंने कहा एक एथलीट है, एथलीट, उसने क्या किया, एक राउंड सर्कल में, एक पार्क है, एक सर्कुलर पाथ है एक पार्क में, तो उसने दौड़ना स्टार्ट किया। तो वो उसने इस डायरेक्शन में वो दौड़ा एंड आफ्टर सम टाइम वो दोबारा उसी पोजीशन में आ गया। उसी पोजीशन में आने का मतलब ये है कि जहां से उसने स्टार्ट किया था चलना, वो अगेन उसी पोजीशन पे वापस आ गया। तो देखिए, अगर मैं इस पूरे पाथ को मैं बताता हूं, मैंने कहा आपसे लाइक 500 मीटर का एक पाथ है। करेक्ट। तो इस एथलीट ने पॉइंट ए से दोबारा ए पर आने में जो डिस्टेंस पूरी कवर की, वो डिस्टेंस होगी आपकी 500 मीटर। करेक्ट। इट मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट ने मोशन किया तो इट मींस उसने डिस्टेंस कवर की, और डिस्टेंस कभी भी अगर कभी भी एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो इन एनी केस आपकी डिस्टेंस कभी भी जीरो और कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। करेक्ट। जीरो का मतलब होना ही नहीं है, हो ही नहीं सकती जीरो, क्योंकि वो एक स्केल है, और स्केल अगर कोई ऑब्जेक्ट मेजर कर रहा है किसी भी डिस्टेंस को, किसी कभी भी मोशन कर रहा है, तो इट मींस उसने डिस्प्लेसमेंट की होगी और उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी। करेक्ट। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। देखिए, जीरो का हम समझ गए, कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता, अगर मोशन किया है तो डिस्टेंस कवर किया ही होगा। अब हम चलते हैं नेगेटिव। एक मेजरमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। करेक्ट। आपने कभी ऐसा सुना है -1 लीटर दूध हमने ले लिया? नहीं। कभी ऐसा सुना है -25 किलोमीटर हम पीछे गए? नहीं। -25 इन एनी डायरेक्शन अगर हम बात करते हैं, पहली बात तो डायरेक्शन आएगी नहीं, ये केवल एक मैग्नीट्यूड है, एक वैल्यू मिलेगी हमें स्केलर क्वांटिटी इस वजह से। करेक्ट। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। इट मींस क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट, अब मैं बात करता हूं आपसे डिस्प्लेसमेंट की। इस एथलीट ने ए पॉइंट से स्टार्ट किया एंड देन दोबारा ए पॉइंट पर आ गया। करेक्ट। तो इसने जो एक्चुअल पाथ इसने कवर किया वो तो हो गया आपका 500 मीटर, बट द शॉर्टेस्ट पाथ जो इसने कवर किया वो होगा आपका 0 मीटर। अब वो कैसे, इसने क्या किया, मैंने आपसे बोला था शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। ये पॉइंट ए इसका इनिशियल पोजीशन था, एंड देन कवर करने के बाद पॉइंट ए इज द फाइनल पोजीशन 2, फाइनल पोजीशन। करेक्ट। मतलब कि ए ही इसका इनिशियल पोजीशन था और ए ही इसकी फाइनल पोजीशन थी। करेक्ट। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं इसी पॉइंट से चल करके दोबारा एक राउंड मार करके इसी पॉइंट पे आ जाता हूं, इट मींस मैंने इनिशियल और फाइनल दोनों पोजीशंस को सेम रखा।
मतलब मैंने एक डिस्टेंस तो कवर की होगी। पॉइंट इस एथलीट ने राउंड लगा करके इस पार्क का एक सर्कुलर पाथ का एक डिस्टेंस तो कवर की जो कि 500 मीटर है अकॉर्डिंग टू द सर्कमफेरेंस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ, बट इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो होगा आपका 0। यही इसमें बताया जा रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं इसके बीच में बात करता हूँ, लाइक ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, इस डायरेक्शन में करेगा तो डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव रहेगा, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ दिस जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। एंड देन व्हेन जब एक सर्कुलर पाथ कवर करके दोबारा उसी पोजीशन में आए, इवन सर्कुलर पाथ ना भी कवर करे तो जिस भी पाथ में वो कवर करेगा, लाइक मैं इस तरीके से बात करता हूँ, इस तरीके से करने के बाद दोबारा अगर उसी पोजीशन पे आ रहा है तो इट मीन्स उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इन दिस केस वो होने वाला है आपका 0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी यही थी और फाइनल पोजीशन भी यही थी। एंड द मेजर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अमंग दिस इज जो आपका नीचे लिखा हुआ है, द डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल देन डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट। इसको मैं यहां और लिखता हूं एक बार, डिस्टेंस इज ग्रेटर एंड इक्वल देन डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी और बराबर हो सकती है, बट डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस कभी भी छोटी नहीं होगी। मैंने आपसे कहा पॉइंट ए और पॉइंट बी इस तरीके से जा सकते हैं, इस तरीके से जा सकते हैं, इस तरीके से जा सकते हैं, और एक तरीका होगा ये बिल्कुल सीधा। करेक्ट। इसको मैं बोलता हूं, मान के चलिए ये आपका एक x होगा, ये आपका y, इसको हम z बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं m। करेक्ट। तो स्ट्रेट लाइन इज m है आपकी इन इस केस में। करेक्ट। मैंने आपसे कहा ये वाली लाइन क्या होगी इसकी, ये भी इसकी क्या होगी, डिस्टेंस, क्योंकि ये कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। ये z वाला क्या होगा, ये भी इसकी होगी क्या, डिस्टेंस, क्योंकि ये भी कोई शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। ये वाला क्या होगा, ये भी एक होगी डिस्टेंस, क्योंकि ये भी कोई एक शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। एंड व्हाट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एन एम, एंड ये होगा इसका शॉर्टेस्ट पाथ, ये होगा इसका शॉर्टेस्ट पाथ, और ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। इट मींस आपको किसी भी केस में ये नहीं देखने को मिलेगा कि आपकी डिस्टेंस छोटी हो गई आपके डिस्प्लेसमेंट से, बिकॉज ये एक, और इस पर क्वेश्चंस भी अच्छे खासे बन जाते हैं, क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं इस पॉइंट पे। इस पर यूं लगा दीजिए इस तरीके से कि इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे क्वेश्चन बहुत सिंपल बनेगा, बट क्या है ना, ये पता नहीं है, इस वजह से कहीं शायद हम मात खा जाए, बट ये सही क्वेश्चन है, मतलब सही पॉइंट है कि डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती, इवन उसके बराबर हो सकती है और उससे बड़ी हो सकती है। इस एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि इसमें भी डिस्टेंस, केस में भी डिस्टेंस बड़ी है किससे, डिस्प्लेसमेंट से, और इस केस में भी डिस्टेंस बड़ी है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट z, तो z वाले केस में भी आपकी डिस्टेंस बड़ी ही है आपकी डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि देखिए इसका डेफिनेशन ही बता रही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब सबसे छोटा पाथ और सबसे छोटी डिस्टेंस आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी, उससे छोटी कोई भी पाथ नहीं होती। सबसे छोटी पाथ को, सबसे छोटे पाथ को एक इनिशियल और एक फाइनल पोजीशन से हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप ये समझ में आया है, आप इसको नोट करिए। एंड अब हम शुरू करने वाले हैं थोड़े से क्वेश्चंस, ठीक है ना, वो फॉर बेसिक नॉलेज के लिए हम थोड़े से क्वेश्चन करके देखते हैं। करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है। देखिए पहले क्वेश्चन में मैं एक बताता हूं आपको, लाइक ए पॉइंट एंड बी इज द अनदर पॉइंट। करेक्ट। ये ठीक है ना, पाथ ए, पाथ बी, एक ये और एक ये। करेक्ट। इसको मैंने कहा 1, या फिर इसको मैंने कहा ए, इसको बी, सी, डी, ई। करेक्ट।
इनमें से बताइए आप डिस्टेंस कौन सी है और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है। थोड़ा सा सोचिए, सोचना भी नहीं है, आप देख करके आपको समझ में आ रहा होगा। और सब ये और कह रहे हो कितना सिली सा क्वेश्चन है, क्या है। एक पॉइंट बस छोटा सा, एक्चुअल पाथ फॉर डिस्टेंस, ये याद रखना है। और यहां पर आपको रखना है शॉर्टेस्ट पाथ फॉर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि आपका सबसे छोटा रास्ता बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिस्प्लेसमेंट, और एक्चुअल पाथ बिटवीन पॉइंट ए और पॉइंट बी, मतलब इनिशियल पोजीशन से लेकर के एक फाइनल पोजीशन तक सबसे छोटा पाथ डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, और एक्चुअल पाथ कितना हुआ है वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा। सेम विद दिस, ये आपका छोटा पाथ तो नहीं है, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। बी इज योर नॉट योर शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज ऑल्सो डिस्टेंस। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ई, जैसे हम ई की बात करते हैं वो भी आपका डिस्टेंस ही होगा, और डी की बात करते हो तो ये भी कोई छोटा पाथ, सबसे छोटा पाथ नहीं है, तो ये भी आपका डिस्टेंस ही होगा। और जैसे हम बात करते हैं सी की, तो सी एक छोटा पाथ है बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। इसको आप चाहो तो पॉइंट बना के लिख लो, द शॉर्टेस्ट पाथ between 2 points always forms a स्ट्रेट लाइन। करेक्ट, इसको चाहो तो पॉइंट बना के लिख लेना। तो इसमें सबसे छोटा पाथ कौन सा है, सी, तो इट इज योर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, इट इज योर डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट। अब हम चलते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें हम थोड़ा सा एक सर्कुलर पाथ लेते हैं। देखिए थोड़ा सा एक सर्कुलर पाथ लेते हैं, सही बना है बिल्कुल। इसको हम बोलते हैं 0। करेक्ट। मैंने आपसे कहा किसी एक इधर से एथलीट ने दौड़ना शुरू किया, एंड देन इसने बना लिया एक पाथ यहाँ तक का। यहाँ पर आकर के थक गया, मतलब कि बी पोजीशन ए से लेकर पोजीशन बी पर अगर उसने मूव किया, इट मींस उसने एक पाथ आपका फॉर्म कर दिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। मैं आपसे कहता हूँ अगर इस पाथ ने बना लिया आपकी डिग्री, करेक्ट। अब आपको क्या पता करना है, इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितना डिफरेंशिएशन हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। करेक्ट। अगर मैं बात करता आपसे सरकमफेरेंस की, है ना, मैं आपसे कहता मान के चलिए इसका सरकमफेरेंस कितना है। सबसे पहले इसके लिए हम इसका सरकमफेरेंस निकालने के लिए हमको पता करनी पड़ेगी इसकी रेडियस। तो वो रेडियस मैं आपको कहता हूँ 40 मीटर। करेक्ट, 40 मीटर की बात करता हूँ मैं रेडियस की। तो 40 मीटर अगर रेडियस होगी तो इसकी सरकमफेरेंस कितनी आ जाएगी, 2 पाई आर। इसमें हमको बताना है आपका डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। केवल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं अभी, ठीक है। इसमें आपको बताना है 2 पाई आर। देखो 2 पाई आर से हमको क्या मिल जाएगा, इसका सरकमफेरेंस। 2 पाई आर से हमको इसका मिल जाएगा सरकमफेरेंस। तो 2 इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू आर इज द 40। आर 40 है तो ये हो गया आपका 80 पाई। करेक्ट, 80 पाई। इससे ज़्यादा हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 22/7 लगा करके हमको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ानी। अपने क्वेश्चन में अगर आपका ऑप्शन इस तरीके का आता है देन यू हैव टू टिक ऑन इट, आपको उस पर टिक करके आना है। और अदरवाइज अगर इससे ज़्यादा आपको पूछता है तो सिंपली आपने कुछ नहीं करना, द 80 इंटू 2 अपॉन में 7, इसको आप सॉल्व कर लेना तो आपको मिल जाएगा आपका सरकमफेरेंस। करेक्ट। बट हमको सरकमफेरेंस फाइंड ही नहीं करना, क्योंकि अगर हम सरकमफेरेंस फाइंड करते हैं, इसको अगर मैं आपसे बोलता हूं, अगर ये हमको बताता है कि 90 डिग्री का एक बन गया एंगल, करेक्ट, तो सरकमफेरेंस निकाल करके अगर हम 4 से डिवाइड कर देते, क्योंकि एज
हम जैसा देख पा रहे हैं ये एक सेक्टर्स ने बना फॉर्म कर दिया, इट मीन्स इसने क्वार्टर ही फॉर्म कर दिया। क्वार्टर मतलब कि 90 90 90 और 90 360, तो इट मीन्स ये अगर हम 490 को जोड़ेंगे तो 360 बन जाएगा। इट मीन 360 का अगर हम डिवाइड 4 से करते तो 90 बन जाएगा। तो पूरे सर्कमफ्रेंस को जब हम 4 से डिवाइड कर देते, लाइक सर्कमफ्रेंस को जब हम 4 से डिवाइड कर देते तो आपका ये इतना पाथ मिल जाता, लाइक ए से लेकर सी तक मिल जाता अगर 90 डिग्री होता। तो अगर मैं क्वेश्चन में डालता हूं 60 डिग्री, देन अब आप क्या करोगे, क्योंकि अब तो सर्कमफ्रेंस भी आपको चलो मैं बता देता हूं और रेडियस भी आपको दे दी, तो 60 डिग्री तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, करेक्ट। पहला तरीका मैं आपको समझाता हूं और दूसरा तरीका उसके बाद समझाता हूं। सबसे बेसिक तरीका क्या है, मैं देखता हूं कि 60 को अगर मैं 6 बार ऐड करता हूं तो वो 360 बना देंगी, करेक्ट। तो अगर मैं 360 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 60 बन जाएगा। इट मींस अगर मैं 360 को 6 से डिवाइड करूंगा तो वो आपका 60 60 आ जाएगा। तो अब मुझे करना क्या है, केवल मैं सर्कमफ्रेंस को, ये इसका कोई फॉर्मूला नहीं, बस थोड़ी सी थिंकिंग है कि सर्कमफ्रेंस को जब मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे आपका वो पाथ मिल जाएगा जो ए से लेकर एथलीट ने बी तक कवर किया है। इट मीन्स अगर इसकी ये इतनी है तो ये हो जाएगा 2 पाई r अपॉन में 6 प्लस टू 2 इंटू पाई इंटू 40 अपॉन में 6। इट मीन्स 40 इंटू 22 इंटू 2 अपॉन में 7 इंटू 6। तो ये हो जाएगा आपका 40 इंटू 22 अपॉन में 2 इंटू 2 अपॉन में 7 इंटू 6। एक तो आपके पास ये तरीका है कि आप इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, करेक्ट। अब जब मैं बात करता हूं, चलो ये तो हमको समझ में आ गया। अब मैंने बात करी 150 की, लाइक कोई एक एंगल बन गया, लाइक 150 का मैं मानता हूँ यहाँ से यूं तक करके, या फिर पूरा यूं करके मानता हूँ 150 का, करेक्ट। या फिर 220 कर देता हूँ 220 डिग्री। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमारा ये वाली थिंकिंग जो हमने यहाँ पर लगाई है ये काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि 60 डिग्री या फिर ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनता जो 220 150 या फिर एनी अदर नंबर को उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सके 360 से। तो इस केस में हम एक फॉर्मूला देखेंगे, वो फॉर्मूला होगा अपना फॉर फाइंडिंग द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन सर्कुलर पाथ इज 2r sin थीटा बाई 2, करेक्ट। ये आपका बता देगा आपको डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें हमको करना कुछ नहीं, सिंपली पुट करना है द 2 इंटू 40 इंटू साइन 60 डिग्री बाई 2 विच इज 2 इंटू 40 इंटू 1/2, 2 से 2 कट एंड द आंसर इज 40। मतलब कि इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी वो होगा आपका 14 मीटर का। इसने लेकर यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट की वो होगी आपकी 40 मीटर। नॉट द सर्कमफ्रेंस वाला पाथ नहीं होगा, वो आपका जो मतलब इट मीन्स जो मैं आपको, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन यूज किया वो डिस्टेंस का था, करेक्ट। सो वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि ए से लेकर बी तक जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो आपकी 40 मीटर आ जाएगी। इट मीन जो थिंकिंग वाला क्वेश्चन था वो फॉर डिस्टेंस था, उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं था, करेक्ट। तो यहाँ तक हमने अपना पहला टॉपिक पहला वीडियो कंप्लीट खत्म करते हैं एंड बाकी बचे कॉन्सेप्ट्स को हम और ज़्यादा इजी वे में समझेंगे। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग बिकॉज आशान इज विद यू एंड यू हैव टू बी कनेक्ट विद अस। थैंक यू फॉर attention and thanks a lot.